हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक नया टॉपिक जिसका नाम है एनिमेलिया। अब ये जो आप एनिमेलिया यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस सेशन, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ फीचर्स प्लांटे और एनिमेलिया के फर्स्ट टाइम जो भी देखे गए थे, जो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अवेलेबल हैं, वो दिए हुए हैं, इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो हम उस चैप्टर के उस टॉपिक को बिल्कुल वैसा ही पढ़ रहे हैं आगे। ऑल्दो हम किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर, पर क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ी बात जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया तब भी की है प्लांटे और एनिमेलिया को लेकर विद रिस्पेक्ट टू और फॉलोइंग द सिमेट्री, जहां पर हमने जैसे पहले किंगडम मोनेरा पढ़ा, प्रोटेस्टा पढ़ा, फिर प्लांटे एनिमेलिया, मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई और फिर प्लांटे एनिमेलिया। फंजाई तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात है प्लांटे और एनिमेलिया को डिस्कस करने की। प्लांटे हम कर चुके हैं, एनिमेलिया आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद हम जाएंगे वायरस और वायरॉइड्स लाइकन पर। इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमेलिया के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक एनिमल जो होता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का जो बेस है वो यहीं से बनेगा कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल कैसा होता है, बॉडी कौन से टिश्यूज की बनी होती है, कैसे सेल्स की बनी होती है, कैसे काम करती है, कैसे रिप्रोड्यूस करती है, कैसे डाइजेशन होता है, किस फॉर्म में न्यूट्रिशन लेती है। ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन ओवर हियर। हम बहुत ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर को तब पढ़ेंगे जब हम किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हमको पढ़ने हैं, किस तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ये सारी चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। अभी हमें जनरल एनिमेलिया के बारे में जनरल फीचर्स डिस्कस करने हैं, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आई वांट टू एक्सप्लेन दी कोर्स मॉड्यूल। नीट का जो कोर्स मॉड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर फोकस। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन से हमारा मतलब है कि हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम कवर करते हैं, चाहे वो टॉपिक छोटा हो, बड़ा हो, नॉमिनल सा हो या बहुत ज्यादा मैक्सिमल अमाउंट ऑफ मार्क्स कंटेन कर रहा हो। हम हर चैप्टर के हर टॉपिक को इक्वल वेटेज के साथ पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। देन वी गो विद द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यानी कि डीपीपी, वो आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर। वहां से आप उसे डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद उसे सॉल्व करिए। आंसर सही हो, गलत हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैं आपके लिए क्योंकि लेकर आती हूँ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, जहां पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। टॉपिक के लिए तो देखिए हम डीपीपी सॉल्व कर लेते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, लेवल आगे बढ़ता है फिर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि हम बाद में करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और करते हैं, जो कि लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो भी उस चैप्टर में साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उनके नाम की लिस्ट होती है। क्लियर? देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन में आप अपने डाउट्स मुझे सेंड करते हैं, उसके बाद मैं उसके लिए आपको प्रोवाइड करती हूं आंसर्स, या फिर एक पर्टिकुलर सेशन डेडिकेटेड रहता है जहां पर हम आपके डाउट्स के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड गाइडेंस अबाउट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हाउ यू कैन मैनेज टाइम, हाउ यू कैन बी रिलैक्स्ड एंड स्टडी, हाउ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जाम, वो वाला गाइडेंस। उसके बाद चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन पर हम जाते हैं, फॉलोड बाय जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो। तो आइए ये सारा कुछ करने के बाद अब हम अपने चैप्टर का जो टॉपिक है एनिमेलिया, उस पर स्विच करते हैं और एनिमेलिया के फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट एनिमेलिया, सबको पता है कि बात हो रही है एनिमल्स के बारे में, बात हो रही है एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के मतलब कुछ एनिमल्स होंगे जो एक्वेटिक होंगे, पानी में रहने वाले, कुछ एनिमल्स होंगे जो पानी पे और ज़मीन में दोनों में रह सकते हैं, कुछ हैं जो ज़मीन में रहते हैं, कुछ हैं जो फ्लाइट यूज़ करते हैं, यानी कि फ्लाइट का कैरेक्टरिस्टिक उनमें होता है, उड़ने का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एयर में प्रेजेंट रह जाते हैं, ठीक है, बर्ड्स वगैरह। तो ये सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, सबके अंदर बॉडी कैसे बनी? बॉडी बनी है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की। बॉडी बनी है मल्टी
मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की। और सभी की बॉडी में जो सेल है, ये मल्टी सेल्यूलर वाले में जो सेल है वो कैसा है, वो है यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपने अभी तक नहीं देखा, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। इनकी बॉडी सेल्यूलर लेवल से लेकर टिश्यू लेवल से लेकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक की होती है। तो एनिमल्स की बॉडी शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक बॉडी चली जाती है। जैसे हम अगर बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है, लेकिन इस तरीके से बनी होती है कि वो पानी में एक्वेटिक बॉडी में अच्छे से सरवाइव कर जाएं। तो उनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन जो टिश्यूज या फिर जो सेल्स की उनकी बॉडी बनी होती है, तो उनकी बॉडी वैसी थी। लेकिन जब आप हायर ऑर्गेनिज्म पे जाओगे, सपोज सबसे ज्यादा हायर ऑर्गेनिज्म कौन है, ह्यूमन बीइंग, तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक्सक्रीशन के लिए, नर्वस सिस्टम है सोचने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है खाना पचाने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड फ्लो कराने के लिए। इतने सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। एंड हाउ डू दी सिस्टम्स फॉर्म, सेल्स थे, सेल्स का ग्रुप बना टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप बना ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बना ऑर्गेनिजम्स। ये वाली बात आप अपने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में, मतलब कि प्राइमरी क्या बोल रही हूँ, मतलब कि 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ चुके हो। सो यू नो व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक का बॉडी में इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, सेल जो था, ये जो मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, तो इनका जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट और एनिमल का सबसे बड़ा डिफरेंस, दे लैक सेल वॉल। सेल वॉल इनके पास नहीं है। उसके अलावा इनके पास वैक्यूल भी नहीं है, सेल वॉल एंड वैक्यूल। जैसे प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता था, बीच में 50 से 90% तक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता था, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे वैक्यूल नहीं है, छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, बट दे आर वेरी टाइनी, तो वैक्यूल इज एब्सेंट। ओके, नाउ वी कम टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमने जब प्लांट के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जब भी प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे थे तो उनका टिपिकल यानी कि एसेंशियल फीचर रिप्रोडक्शन का था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल्दो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एनिमल्स में ज्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा। बॉडी जो है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है, यानी कि जो गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो नेचर में डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि डिप्लॉइड मतलब कि 2n स्ट्रक्चर। और गैमीट्स का मतलब क्या होता है, गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, the cells which take part in the reproduction,
ठीक, तो ये हमारे कुछ जनरल बातें हो गई, किसको लेकर के, रिप्रोडक्शन देख लिया, न्यूट्रिशन देख लिया, कहाँ रहते हैं वो देख लिया, एक्वाटिक हो सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, जैसे फ्रॉग होता है पानी में भी रह लेता है, ज़मीन पे भी रह लेता है, फिर हो सकता है उड़ने वाले हो तो बर्ड्स हो सकती है, स्विम करने वाले हो, तो ये सारी चीज़ें हैबिटेट में आ गई। सेल देख लिया, यूकैरियोटिक होते हैं, ये एक जनरल फीचर होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सिंपल होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सिंपल होती है, सिंपल होती है, जैसे कि स्पॉन्जेस और स्पॉन्जेस पोरीफेरा जो होते हैं उनकी बॉडी सिंपल होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और जब बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। जब बॉडी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है, और सिंपल बॉडी है तो सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए, रिटन। ओके, नाउ एक बार देख लेते हैं एनिमेलिया। मैं फिर से बोल रही हूँ, किंगडम एनिमेलिया जो चैप्टर है वहां वो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जितना इंक्लूडेड है उतना ही पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। एनिमेलिया जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स की बॉडी बनी है, यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रॉपर है, सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर है, सेल स्ट्रक्चर प्रॉपर है, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज प्रॉपर है। इसके बाद क्लोरोफिल इसमें नहीं होता, there is no chlorophyll. Most animals have organ system level of organization, organ system दिख रहे हैं। फिर आता है ऑर्गन्स आर इंटरनल, ऑर्गन हमेशा बॉडी के अंदर रखे होते हैं, ऐसे बाहर नहीं घूम रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में लीफ, फ्लावर सब कुछ बाहर ऊपर दिख रहे हैं, पर हमारे ऑर्गन, हमारा स्टमक दिख रहा है क्या, लिवर दिख रहा है क्या, लंग्स दिख रहे हैं क्या, किडनी दिख रही है, नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ इंटरनली सिचुएटेड होता है, बॉडी के अंदर रखा रहता है। लोअर फॉर्म्स में हैव सेल्यूलर, स्पॉन्जेस और टिश्यू सिलेंड्रेट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला ना, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लोअर ऑर्गेनिजम्स में जिनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी बॉडी किस चीज की बन गई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स ने मिलकर अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। इतना नोट कर लीजिए, डन। ओके, तो ये हमारी बात हो गई किस चीज की, कि सेल स्ट्रक्चर कौन सा वाला है, मल्टी सेल्यूलर, सेल कैसा है, सॉरी यूकैरियोटिक, और उसके बाद हमने बात करी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल जो थे उसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं था, सिर्फ सेल्यूलर लेवल था। आपको याद है ना ये वाला स्ट्रक्चर, सेल्स फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। तो आपको पता है एक बात, कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी या तो सेल्स की बनी होती है, या तो फिर टिश्यूज दिख जाएंगे, ठीक है, या तो फिर ऑर्गन्स दिख जाएंगे, या फिर ऑर्गन सिस्टम दिख जाएंगे। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल की बॉडी वाला होता है उसको हम कह देते हैं भाई आप सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, और जिस ऑर्गेनिज्म में पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल तक मिल जाता है उसको हम कहते हैं कि आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो आप कैसे ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो। दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट थिंग। ओके, इसके बाद जनरल फीचर्स मैंने आपको यहां बता दिए थे, इसको आप लिख लीजिए, राइट इट डाउन, डन। ओके, नाउ अब बात आती है कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है। तो क्या प्रेजेंट नहीं है, सेल्स लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता और प्लास्टिड नहीं होते। क्यों नहीं होते, सेल वॉल तो चलो ठीक है फीचर है अपना कि भाई उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसके बाद जो सेंट्रल वैक्यूल है वो भी प्रेजेंट नहीं है, इसके बाद जो हमारी प्लास्टिड है वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो प्लास्टिड जो है वो तो चलो इसलिए प्रेजेंट नहीं है कि यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। देखो एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाने के लिए, है ना, खाना खुद नहीं बना पाते। और जब इन्हें खाना खुद बनाना ही नहीं है, जब ये ऑटोट्रॉफ्स ही नहीं है, तो इनको क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है। और अगर इनको क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब इनके पास प्लास्टिड नहीं है। प्लास्टिड का काम क्या होता था प्लांट में जो प्लास्टिड होता था वो अपने पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रखता था और ल्यूकोप्लास्ट रखता था। तो ये ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है ये मिलकर के
अपना काम करते थे, एक खाना बनाता था, एक फूड को स्टोर करता था, ये होता था। तो ये वाला काम यहाँ नहीं होता। तो मैडम यहाँ पर वैक्यूल भी क्यों प्रेजेंट नहीं है? भाई बॉडी बैलेंसिंग के लिए दूसरे सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन वैक्यूल की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम फूड स्टोरेज की बात करें तो वो टिश्यूज में वैसे भी स्टोर हो रहा है। हमारे स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, फैट सेल्स की, उसी की वजह से तो हमारा जो फैट है वो दिखता है। तो ये जो चीज है इसके लिए सेंट्रल वैक्यूल की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, छोटी छोटी राउंड बॉडीज होती हैं, स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल। सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जब अपन एनिमल किंगडम को पढ़ने जाएंगे तो अपन डिटेल में डिटेल्ड डायग्राम, डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हमें क्या याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नीट में यहां से आ सकता है ना कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, when we talk about 1 minute, यहां पर नीट लिख लेना। क्यों लिखना है नीट? क्योंकि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो चलो हमें याद रह जाती है कि यूकैरियोटिक है तो कैसा सेल होगा, कैसे काम करेगा, वो तो चलो हमें याद रह जाता है, पर हम ये वाली बात भूल जाते हैं। इसके बाद आता है स्कैटर्ड वैक्यूल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, सेंट्रियोल है। सेल्स आर हेल्ड टुगेदर इन टिश्यूज बाय यूनिक टाइप ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस। एक टाइट जंक्शन सेल के बीच में होता है। आप ध्यान से सोचो, ये जो हमारी स्किन है ये किस चीज की बनी है? सेल की बनी है, ठीक है। तो अगर मेरा एक सेल यहां था और एक सेल यहां था और एक सेल यहां था, तो इनके बीच में कुछ गैप है, तो वो गैप फिर कैसे फुलफिल होगा? इसके अलावा जब भी हम सेल की लेयर बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं सेल की लेयर, है ना। ये मान लो एक लेयर है, इसके अंदर ये हमने नीचे बेस में क्या बनाया है? बेस में हमने बनाई है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कोई तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सेल्स को जोड़ के रख सके। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो पिंपल हो गया, मान लो कोई स्वेलिंग हो गई, तो आपकी स्किन उस एरिया से फूलती जाती है, पर कभी भी फट नहीं जाती है, फूलती जाती है, फटती नहीं है। ऐसा क्यों? वो जो स्ट्रेस का एरिया होता है जहां पर सेल को बहुत खिंचना पड़ता है, तो सेल्स तो आइडियली दूर हो जाने चाहिए थे, तो उनको जोड़ के किसने रखा? सारी की सारी सिचुएशंस में इंटरसेल्यूलर जंक्शन की जरूरत पड़ेगी। इंटरसेल्यूलर जंक्शन का मतलब होता है जंक्शन बिटवीन दी सेल, जंक्शन बिटवीन टू सेल्स, जंक्शन बिटवीन टू सेल्स। और कौन कौन से जंक्शंस होते हैं? एक होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है डेस्मोसोम्स, तीसरा होता है गैप जंक्शन। इस तरीके के जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स। आप इतना लिख लीजिए, मैं हर एक जंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। राइट इट डाउन। ओके, डन। नाउ अब बात आती है ये टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो टाइट जंक्शन होता है, नाम से समझ में आता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन टू सेल्स, टू एडजेसेंट सेल। दो पास के सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम टाइट जंक्शन कहते हैं। और ये जंक्शन किसके बीच में होता है? दो सेल की सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ये बिल्कुल एज टू एज, एंड टू एंड जुड़े रहते हैं, तो हम कहते हैं टाइट जंक्शन। ठीक, इसके बाद ये हो गया। उसके बाद आता है गैप जंक्शन। ठीक है, तो गैप जंक्शन दो सेल के बीच में तब बनता है जब दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस हो, यानी कि दो सेल्स के बीच में गैप हो, तो उसको जोड़ने के लिए कुछ फिलामेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, कुछ रास्ता, कुछ चैनल बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? फिलामेंट्स ना यूज करके एक चैनल बना लेता है और दो सेल्स को जोड़ देता है। मतलब कि ये एक सेल था, ठीक है, और ये एक सेल था, इसने एक चैनल बनाया और एक दूसरे को जोड़ लिया, तो वो हो गया कौन सा वाला? गैप जंक्शन। अब बात आती है डेस्मोसोम्स की। तो डेस्मोसोम्स कैसे होते हैं? डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बीच में चैनल तो बनाते हैं, लेकिन उस चैनल में कुछ फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट रहता है। यानी कि कुछ फिलामेंट्स रहते हैं जो एक दूसरे के, अगर ये एक सेल है और ये एक सेल है तो दोनों के बीच में फिलामेंट इज प्रेजेंट विच फॉर्म्स द जंक्शन। इसके अलावा एक चीज और होती है, वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, वो अभी आपको नहीं पढ़नी है, आगे ही पढ़ोगे आप। वो होता है हेमीडेस्मोसोम्स।
हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स क्या होते हैं कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये अपने सेल में बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर ये सेल जुड़ा हुआ है, तो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ने के लिए यहां पर भी कोई जंक्शन होना चाहिए, तो वो जो जंक्शन होता है यहां पर वो होता है हेमीडेस्मोसोम का जंक्शन। ठीक है, तो टाइट जंक्शन दो एच टू एच सेल का जंक्शन, गैप जंक्शन दोनों सेल के बीच में गैप है और कोई चैनल है जिसने जोड़ के रखा है, डेस्मोसोम्स यानी फिलामेंट से बना हुआ जंक्शन जहां पर साइटोप्लाज्म, अच्छा यहां पर है ना चीजें ट्रांसफर भी हो सकती हैं, जो चैनल बना है उससे चीजें ट्रांसफर भी हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड पोलैरिटी, कितना पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जो होता है पोलैरिटी वो देखेंगे और फिर साइज देखेंगे, स्मॉलर सेल्स ही पास कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेमी परमिएबिलिटी भी बना देता है। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीजें सेल से पास आउट कर सकती हैं, कुछ चीजें सेल से पास आउट नहीं कर सकती। और हेमीडेस्मोसोम्स बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये सेल है तो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ा किसने है? तो जोड़ा है हेमीडेस्मोसोम्स ने। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, जैसे जैसे हम उनके स्ट्रक्चर्स और सेल्स के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, टाइट जंक्शन, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आई होप दिस मच इज क्लियर। आप इसको नोट कर लीजिए, यू कैन नोट इट डाउन कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में हमें इतना पढ़ना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो चाहे एनिमल हो या फिर प्लांट हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जैसा कि हमें पता है भाई एनिमल्स अपने खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रह रहा है, एक्वाटिक बॉडी में, तो उसको भी तो खाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो खाना कहाँ से लाएगा? उस वाटर में जो भी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे लाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है जैसे कि हम, तो हमारे पास भी जब तक हम क्रॉप को ग्रो नहीं करेंगे हम खाएंगे क्या? तो हम चाहे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, सेल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी हो, बट वी ऑल आर हेटेरोट्रॉफ्स। We depend on other organisms to obtain our food. तो न्यूट्रिशन टिपिकली होलोट्रॉफिक बोला जाता है एनिमल में। तो हेटेरोट्रॉफ का ही एक टाइप था होलोट्रॉफिक। होलोट्रॉफिक का मतलब होता है कि या तो हम किसी एनिमल को पूरा का पूरा खा जाते हैं, या उस एनिमल की बॉडी को खा लेते हैं, या फिर हम प्लांट को पूरा का पूरा खा जाते हैं, या प्लांट का कोई पार्ट पूरा खा जाते हैं, तो उसको बोला जाता है होलोट्रॉफिक, मतलब कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, which comes into the heterotrophic mode of nutrition. तो डाइजेशन अकर्स विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटी, और एनिमल्स में हर जगह डाइजेशन करने के लिए एक कैविटी यानी कि एक जगह, एक खाली जगह प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एवरीथिंग, all those things form a cavity, form a space for the food to get digested, जहां पर खाना आता है, रखा रहता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद मेनी एनिमल्स आर पैरासाइटिक, लिविंग ऑन और इन दी एनिमल्स एंड प्लांट्स। ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो या तो पैरासाइट होते हैं या फिर लिविंग और इन एनिमल एंड प्लांट्स। जैसे कि मैं पैरासाइट की बात करूं तो जुएं जो हो जाती हैं, लाइस जो होती है वो भी पैरासाइट है। हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि वो एस्कैरिस ल्यूमरिकॉइड होती है, यानी कि हिंदी में उसको पटार कहते हैं, और जैसे लिवर फ्लूक हो गया, इंटेस्टिनल वर्म्स हो गए, तो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो भी क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। बॉडी के अंदर रह रहे हैं, बॉडी से ही, हमारी ही बॉडी से खाना और न्यूट्रिशन और शेल्टर ऑब्टेन कर रहे हैं। और अगर लाइस है तो वो हमारी बॉडी के ऊपर ही रह रही है और उसके बाद यहीं से खाना ऑब्टेन कर रही है और यहीं पे रह रही है, शेल्टर भी मिल रहा है। सो दैट इज अगेन अ पैरासाइट।
तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग में या फिर अच्छा नॉन लिविंग में कैसे हो सकते हैं, प्लांट में कैसे हो सकते हैं। नॉन लिविंग जो है अपन किसकी बात करें, जैसे पैरासाइट जो है वो कहीं पर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर रहे या बॉडी के बाहर रहे, तो उसके बेसिस पे हम एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट बोलते थे, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया। तो बस किसी भी फॉर्म में इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करना है। आपने देखा है कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म का भी मतलब फ्लैश खा जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद सम पैरासाइटिक फॉर्म्स सच एज टेपवर्म हैव सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। टेपवर्म जो होते हैं उनका सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी खा लेते हैं। सम एनिमल्स फॉर्म एसोसिएशन with photosynthetic or non-photosynthetic protist. For example, unicellular green algae Chlorella vulgaris occur in the cells lining the digestive tract of green hydra chlorohydra. Flagellated trichonymph inhabits the gut of termites. मतलब कुछ नहीं है, बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स ऐसे मेंशन किए हैं, मैं आपको अभी ये लिखवा दूंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने ऐसे मेंशन किए हैं जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो खाना खाते हैं तो पैरासाइटिक मोड ऑफ फॉर्म में खाना खाते हैं, लेकिन ये पैरासाइटिक फॉर्म जो होता है वो किसके एसोसिएशन में रह सकता है। भाई हम तो हेट्रोट्रॉफ हैं, हम तो अपना खाना बना नहीं पाएंगे, हमको एसोसिएशन बनानी है तो हम किससे बनाएं, उससे जो अपना खाना खुद बनाता हो। तो कभी कभी ग्रीन प्लांट्स के साथ भी एनिमल्स अपनी एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं और फिर उन पर डिपेंड होकर उनसे अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में भी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स को एंथ्रोपोसेंट्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका एक मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ये क्या है कि हमें मालूम है, हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, फंजाई के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम एनिमल पढ़ने आ गए। सारी चीज़ें ठीक है, हमने सब जगह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो मोनेरा का ऑर्गेनिज्म हो या प्रोटेस्टा का हो या इनफैक्ट फंजाई का ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिजम्स हमें मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जब हम स्पेसिफिकली एनिमल्स की बात करते हैं तो ह्यूमंस तो चलो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमंस नेचर में सबसे टॉप पर आते हैं, सारे के सारे जो नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब लोग प्रॉफिट करना चाहते हैं ह्यूमन को, और वो ह्यूमन हर चीज को उसी तरीके से यूज कर रहे हैं। हम प्लांट भी लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं कि भाई दुनिया में प्लांट कम हो रहे हैं तो हमें लगा लेना चाहिए तो हमें ऑक्सीजन मिले, ये सोच के लगाते हैं। ये सोच के नहीं लगाते कि लेट अस गिव अ चांस टू वन लाइफ टू ग्रो। हम ये नहीं सोचते कि एक लाइफ ग्रो करवा दें, हम ये सोचते हैं यार हमारे काम आएगा, चलो पौधा लगा लेते हैं, हमारे काम आएगा, चलो धनिया उगा लेते हैं अपने गार्डन में, हमारे काम आएगा, चलो मिर्ची उगा लेते हैं, लोग टमाटर लगा लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर दी बेटरमेंट, है ना। तो ये वाला जो थॉट है इसकी वजह से एंथ्रोपोसेंट्रिक ह्यूमन बीइंग्स कहलाते हैं, यानी कि नेचर में प्रेजेंट हर एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग को प्रॉफिट करने के लिए काम कर रहा है। अब जब यहाँ बात आती है कि भाई पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आप सोचिए जब हम अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे थे तो हमने एक और फंडा निकाल लिया कि चलो ना हम एनिमल खाएंगे ना हम प्लांट को डायरेक्टली खा रहे हैं, प्लांट के साथ ही रहने लगे, उसके साथ ही भाई एसोसिएशन बना ली, गले में हाथ डाल लिया, चलो अब तुम हमें खाना देना क्योंकि तुम फोटोसिंथेसिस करोगे, हम तुम्हें शेल्टर दे देंगे। तो ये ग्रीन एल्गे भी कर लेती है। तो ग्रीन एल्गे कौन सी वाली करती है, तो उसका एग्जाम्पल है 1 मिनट, मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्पल लिखना है, मैं मार्क कर रही हूँ। Chlorella vulgaris occurs in the cells lining the digestive tract of green hydra। ये एसोसिएशन बना लेता है ग्रीन हाइड्रा के साथ, ये एसोसिएशन बना लेता है ग्रीन हाइड्रा के साथ या फिर क्लोरोहाइड्रा के साथ या फिर फ्लैजिलेट ट्राइकोनिम्फ के साथ। इनहेबिट्स द गट ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स मतलब दीमक होती है, तो ये कहाँ रहते हैं, इनके गट में रह लेते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एनिमल के अंदर एक गट कैविटी है और उस गट कैविटी में ही हमेशा से डाइजेशन होगा, ठीक है। अब जब हम एनिमल किंगडम पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, पानी में रहने वाले,
छोटे से इर्रेगुलर बॉडी डिजाइन वाले, जमीन में रहने वाले, फ्लैट वर्म्स, फ्रॉग्स, फिर मैमल्स मिलेंगे, दुनिया भर के हमको एनिमल्स वहां पर पढ़ने हैं। लेकिन सबका बेसिक फीचर आपको ऐसा ही मिलेगा, न्यूट्रिशन ऐसे ही हो रहा होगा, रिप्रोडक्शन ऐसा ही हो रहा होगा, सेल भी ऐसा ही रहेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ही रहेगी, सेल स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगी, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा, सेल डिवीजन जरूर होगा। तो ये सारे फीचर्स सारे के सारे एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। डन? ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमीट्स आर फॉर्म्ड मोस्टली इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गन्स कॉल्ड एज गोनड्स। तो ये गोनड्स कौन होते हैं? गोनड्स वो ऑर्गन होता है जो गैमीट्स बना देता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जब जाएंगे तो मेल के अंदर होता है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं। और फीमेल के अंदर ये कहाँ बनते हैं? ओवरी में। ओवरी में बन जाते हैं ओवम, ठीक। और फीमेल के अंदर, फीमेल की ओवरी में ओवम जो है वो तब से प्रेजेंट रहता है जब फीमेल ने जन्म भी नहीं लिया होता, जब वो फीमेल खुद मदर के वूम में रहती है तब से एग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आ जाती है, जब रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है, तो फिर उसके बाद हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, और वो जो हार्मोन होता है वो हमेशा एक एग को मैच्योर करके आगे भेजता है, तब जाकर एक एग हिस्सा लेता है रिप्रोडक्शन में। तो हर बार जब भी रिप्रोडक्शन होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स जो है वो क्या है? गैमीट्स हैं सेक्स सेल्स। और गैमीट्स कहां बनेंगे? गोनड्स में, यानी कि ओवरीज, यानी ओवरीज फीमेल में, टेस्टिस मेल में, ठीक है। लोअर फॉर्म्स हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लोअर फॉर्म्स में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिल जाएगा। ऑल्सो माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड, इट इज एम्फिस्ट्रल। माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक सेल डिवीजन बन जाता है, माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते हैं, यानी कि वही फॉर्मेशन जहां पर वो क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर लेता है। अभी इस चीज में मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि ये चीज हम तब डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, वरना ये जो छोटी छोटी कड़ी है ये टूट जाएंगी। आप समझ लो डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गोनड्स इन्वॉल्व होंगे। गोनड्स मतलब होते हैं टेस्टिस और ओवरीज, वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही सेल प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? दोनों सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और ये फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट डिवाइड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, नए सेल्स बनाएगा, एम्ब्रियो बना लेगा, एम्ब्रियो डिवाइड करेगा, 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 नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और ये ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाएगा। तो गैमीट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गैमीट्स हमेशा नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 1n, ठीक है। फिर जब दो हैप्लॉइड सेल्स, दो हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो वो 2n फॉर्म कर लेते हैं। तो जब फ्यूजन हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जब जाइगोट बन जाता है तो वो जाइगोट फिर बाद में बना लेगा क्या? 2n, यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? ये जनरल फीचर्स हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, जब इन्होंने कहा लोअर फॉर्म्स हैव एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ये वही ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब कि अभी इनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी हुई है। इनकी बॉडी में इतना एडवांसमेंट नहीं आया कि सेल्स मिल करके ज्वाइन होकर अटैच होकर क्या बना लें? टिश्यू बना लें। अभी वो नहीं आया। सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब है तो कहां से फिर गैमीट्स बन सकते हैं? फिर तो गैमीट्स बनेंगे ही नहीं। तो अब आपके पास क्या रास्ता बचा कि आपको क्या करना पड़ेगा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो एनिमल्स में हमेशा सेल्यूलर लेवल जिनकी बॉडी होती है उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है, वरना अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ एनिमल्स में क्या देखा जाता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गैमीट्स के द्वारा।
क्लियर? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर जब एम्ब्रियो बनता है तो इट इज फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट। मैं आपको बता चुकी, पहले बनेगा जाइगोट, ठीक है, फ्यूजन के बाद, जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। लाइफ साइकिल जो है इट इज डोमिनेटेड बाय डिप्लॉयड सेल स्टेज। ज्यादातर बॉडी जो होती है लाइफ साइकिल में कैसी स्टेज दिखाती है? डिप्लॉयड स्टेज, यानी कि 2n क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे अडल्ट फॉर्म में मतलब कि बड़े होने के बाद, और लार्वा जो सिर्फ किसके बाद बन जाएगा? ये एम्ब्रियो के बाद। तो लार्वा जो होता है फॉर्म्स आर डिप्लॉयड, ठीक है, एंड The haploid stage is represented only by the gametes। अभी मैंने प्रीवियस वाले में आपको बताया था, देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होंगे। तो ये गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होंगे, यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद जब लार्वा बन जाएगा, जब अडल्ट बन जाएगा, तो वापस से क्या मिल जाएगा? वापस से आपको मिल जाएगा 2n क्रोमोसोम, ठीक। इसके बाद सम एक्वेटिक एनिमल्स हैव एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल बट बोथ फेजेस आर डिप्लॉयड। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक बार स्पोर वाली जनरेशन मिल जाएगी, एक बार गैमीट वाली जनरेशन मिल जाएगी, तो वो होता है ऑल्टरनेशन इन जनरेशन। अभी यहां पर आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी, एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, मैं उसे वापस से आपको रिवाइज कराऊंगी जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी हम उतना फोकस कर रहे हैं जितना हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में एनिमेलिया और प्लांटे के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि लाइफ फॉर्म इसका कैसा होता है, यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, डन, ओके। तो मैं आपको एक बार ये पूरी चीजें फिर से बता देती हूँ कि आपने क्या क्या लिखा होगा। पहले आपने मल्टी सेल्यूलर वाला लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। उसके बाद आपने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा होगा, और फिर आपने बताया होगा कुछ बॉडी सेल्यूलर होती हैं और कुछ में ऑर्गन लेवल मिल जाता है, डन। देन हमने ये फीचर्स कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ एसेक्सुअल मोड भी लिख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, ठीक है, लिख लिया, डन, ओके। नाउ दिस इज दी थर्ड पॉइंट, जहां पर सेल की बात हुई है, सेल स्ट्रक्चर की बात हुई है, सेल में क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है वो बात हुई है, और फिर सेल के जंक्शंस देखे गए हैं, टाइट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन। अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखा है ना, एक्सेट्रा लिखा है, ये वाला हम डिस्कस करेंगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ने जाएंगे। तो एक्चुअली मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ क्या क्या होता है। गैप जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स, ये पांचों चीजें आपको पढ़नी होती हैं। कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं जितनी इस टॉपिक में मेंशन है, बाकी की मैं आगे बताऊंगी, डन, ओके। देन वी हैड स्पोकन अबाउट द न्यूट्रिशन, हमने बात करी थी न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक है तो कैसे है, क्या करेगा, किसके एसोसिएशन में रहेगा, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, होलोजोइक भी हो सकता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर जरूरी है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, डन, ओके। देन द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल में गैमीट बन जाएंगे, एसेक्सुअल में गैमीट नहीं बनेंगे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी होगी उस बॉडी में बनाएगा, ठीक। फिर मल्टी सेल्यूलर बॉडी में एम्ब्रियो बन जाएगा। लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों स्टेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन डिप्लॉयड स्टेज जो होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। ये वाला आपने शायद नहीं लिखा था, डन, ओके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम एनिमेलिया, जितना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेंशन है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर हम हर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। आपको ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करते रहना है, और सारे टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, www.magnetbrains.com टाइप करिए। जैसे ही आप वो टाइप करेंगे तो एक इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, उसमें जाकर नीट सिलेक्ट करिए। नीट सिलेक्ट करने के बाद बायोलॉजी पर क्लिक करिए, वॉच नाउ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस सेशन में, इस नीट के कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, डीपीपी है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, पीवाईक्यूज है, लाइव डाउट क्वेश्चन है, वीकली टेस्ट पेपर, वन शॉट रिविजन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा कुछ यहाँ मेंशन है। तो आप जो बार बार वो कमेंट में परेशान होकर पूछते हो, हमें भी अच्छा नहीं लगता, आप एक बार विजिट कर लो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर लिखा रहता है
वॉच ऑल वीडियोस। यहाँ पर इस जगह इस सेक्शन में सारे वीडियो सीक्वेंस में मेंशन रहते हैं, ठीक है। तो आप उस पर जाइए, जो भी आपको देखना है, जैसे आपको नीट के बारे में सब कुछ देखना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है 3 लेक्चर्स में। उसके बाद ये लिविंग वर्ल्ड के लिए हमने 20 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं, टॉपिक्स, क्वेश्चंस, डीबीपीज, एवरीथिंग वो देख लीजिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए लेक्चर्स देख लीजिए। तो वहां पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करोगे कि जिस भी लेक्चर को आप देखना चाहते हो उस पर, तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा, प्ले होने लगेगा, तो आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, मेरी बात आपने समझ ली है। हालांकि ये दोनों ही बहुत ईजी सेशंस थे, क्योंकि अभी इनका ये तो ट्रेलर था, अभी इनकी मूवी जो है वो पूरी की पूरी बाकी है, जो हमें आगे चैप्टर में पढ़नी है। तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, किसी भी डीपीपी का सोल्यूशन, कोई भी डाउट सॉल्विंग सेशन आपसे मिस ना हो। और इसे शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। आपको सिर्फ इतना सा करना है, बाकी सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स की टीम कर रही है। इट इज प्रोवाइडिंग यू 100% फ्री एजुकेशन फॉर द बिगेस्ट एग्जाम, जो कि है नीट का एग्जाम। तो आपको क्या करना है, बढ़िया मस्त तरीके से सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडीइंग।